दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम देखते हैं पाश्चात्य कला के कुछ पार्ट रह गए थे, उनको भी देख लेते हैं। जैसे प्रभाववाद। क्या प्रभाववाद? यथार्थवाद और प्रभाववाद के बीच की कड़ी कौन था? क्या यथार्थवाद और प्रभाववाद के बीच की कड़ी कौन था? तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है एडगर माने या मैनेट। ठीक है। अब हम देखते हैं इंद्रधनुषीय रेखांकन किस वाद से संबंधित है। इसका जो हमारा आंसर है वो है प्रभाववाद से। क्या? प्रभाववाद से। ठीक। अब हम देखते हैं सर्वप्रथम परंपरा का उल्लंघन किन चित्रकारों ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो है प्रभाववादियों ने परंपरा का उल्लंघन किया था। अब देखिए आभासी चित्र किस कला से संबंधित है। तो हमारा आंसर है वो है प्रभाववाद से। ठीक। अब देखते हैं हम कि बिना मिलाए रंगों का प्रयोग किस कला की विशेषता है। तो इसका जो आंसर है वो है प्रभाववाद। ठीक। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रभाववादियों ने रंगों को क्यों नहीं मिलाया। क्या? प्रभाववादियों ने रंगों को क्यों नहीं मिलाया। तो इसका जो आंसर है वो है समय के अभाव के कारण। क्या? समय के अभाव के कारण प्रभाववादियों ने रंगों को नहीं मिश्रित किया था। ठीक। अब देखिए कि किन कलाकारों ने अकेडमी के विपरीत काम किया। क्या? अकेडमी के विपरीत काम किया। तो इसका जो आंसर है वो है प्रभाववादियों ने अकेडमी के विपरीत काम किया था। ठीक। अब देखिए महिला चित्रकार मैरी कैसेट किसकी शिष्या थी। तो इसका आंसर है देगा की। किसकी? देगा की शिष्या थी। ठीक। अब देखिए मोने के किस चित्र से प्रभाववाद का उदय हुआ। तो इसका जो आंसर है वो है इम्प्रेशंस ऑफ सनराइज या सूर्योदय का प्रभाव, जिससे प्रभाववाद का उदय हुआ। अब देखिए प्रभाववाद की कुल कितनी प्रदर्शनियां हुई थी। तो 8 प्रदर्शनियां हुई थी। प्रभाववाद के जनक कौन थे। इसका आंसर मोने। मोने प्रभाववाद के जनक थे। ठीक। अब देखिए प्रभाववाद की 8 प्रदर्शनियों में किस चित्रकार ने भाग लिया है। तो इसका जो आंसर है वो है पिसारो। पिसारो ने 8 प्रदर्शनियों में भाग लिया था। ठीक। अब देखिए टूलूज लौत्रेक किस लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका जो आंसर है वो है विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। किस लिए? विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है। अब देखिए कि किन कलाकारों ने छाया प्रकाश का अंकन नहीं किया। क्या? किन कलाकारों ने छाया प्रकाश का अंकन नहीं किया। हमारा जो आंसर है वो है प्रभाववादी कलाकारों ने छाया प्रकाश का अंकन नहीं किया था। अब हम देखते हैं कि माने आरंभ में किस ओर आकृष्ट थे। क्या? किस ओर आकृष्ट थे। तो इसका जो आंसर है वो है यथार्थवाद की ओर आकृष्ट थे। ठीक है। अब हम देखते हैं जो अगला प्रश्न है वो है कौन सा चित्रकार जो रंगों के हल्के व गहरे क्षेत्रों को स्पष्टता से अलग करता था। तो इसका जो आंसर है वो है माने। ठीक। अब हम देखते हैं नव प्रभाववाद। क्या? नव प्रभाववाद को देखते हैं। तो नव प्रभाववाद की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्टिकल मिश्रण या दृष्टजन मिश्रण। ठीक। अब देखिए कि नव प्रभाववाद के जनक कौन थे। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है जॉर्ज सोरा या स्यूरत।
ये नव प्रभाववाद के जनक कहलाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, नव प्रभाववाद का पहला चित्र कौन सा था? तो हमारा आंसर है स्नान स्थल। क्या? स्नान स्थल नव प्रभाववाद का पहला चित्र था। अब देखिए नव प्रभाववाद को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो आंसर है तो वो है बिंदुवाद या विभाजनवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए कि जॉर्ज सोरा और पॉल सिन्याक किस शैली के चित्रकार हैं? तो इसका जो आंसर है वो है नव प्रभाववाद के चित्रकार हैं। ठीक, नव प्रभाववाद में रंगांकन किससे किया जाता है? क्या? नव प्रभाववाद में रंगांकन किससे किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है इसमें विशुद्ध मूल रंगों के आमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन किया जाता है। ठीक, अब देखिए कि जॉर्ज सोरा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म 1859 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। कहाँ? 1859 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। ठीक, साथ ही देखते हैं कि जॉर्ज सोरा ने लगभग कितने चित्र बनाए थे? तो इसका जो आंसर है वो है 250 चित्र बनाए थे। ठीक है, क्या? 250 चित्र बनाए थे। अब देखिए ग्रांद जाप द्वीप क्या है? क्या? ग्रांद जाप द्वीप क्या था? तो इसका जो आंसर है वो है जॉर्ज सोरा का एक चित्र था। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रभाववाद से। क्या? उत्तर प्रभाववाद से। ठीक, उत्तर प्रभाववाद से हम देखते हैं अब देखिए कि पॉल सेजान वान गो तथा पॉल गोंग किस वाद से संबंधित थे? तो इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रभाववाद से संबंधित थे। कौन कौन? पॉल सेजान, वान गो तथा पॉल गोंग उत्तर प्रभाववाद से संबंधित थे। ठीक, अब देखिए कि पॉल सेजान ने किस शैली को जन्म दिया? तो इसका जो आंसर है वो है घनवाद शैली को जन्म दिया था। किसको? घनवाद शैली को जन्म दिया था। अब देखते हैं हम कि घनवाद क्या? घनवाद के बीज किसकी कला में दिखाई देते हैं? क्या? घनवाद के बीज किसकी कला में दिखाई देते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है पॉल सेजान की कला में दिखाई देते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि पॉल सेजान का जन्म कब हुआ? तो इसका जो आंसर है वो है 1839 ईस्वी में एंजा प्रोवांस में हुआ था। कहाँ? एंजा प्रोवांस में हुआ था। अब हम देखते हैं कि पॉल सेजान के चित्रों से क्या? पॉल सेजान के चित्रों से किस शैली को प्रेरणा मिली थी? तो वो है घनवाद शैली को प्रेरणा मिली थी। ठीक है, अब देखो कि एक्सा प्रोवांस किसका कार्य क्षेत्र है? तो वो है पॉल सेजान का कार्य क्षेत्र है। उत्तर प्रभाववाद के किस कलाकार को पिस्तौल कलाकार कहा जाता है? तो वो है पॉल सेजान को पिस्तौल कलाकार कहा जाता है। वान गो की कला से किस शैली को प्रेरणा मिली है? तो अभिव्यंजनवाद को प्रेरणा मिली थी वान गो की कला से। ठीक, अब देखिए कि वान गो का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1853 में हॉलैंड के ग्रुट ज्यू डर्ट गांव में हुआ था। कहाँ? 1853 ईस्वी में
हॉलैंड के ग्रूटजिंडर्ट गांव में हुआ था। अब साथ ही देखते हैं कि कौन सा चित्रकार था जिसकी पत्नी मर रही थी और वह उसके चेहरे के भाव को देख रहा था। तो वो है वान गो। कौन थे? वान गो। वान गो ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितनी पेंटिंग बेची है? तो इसका आंसर जो है, एक ही पेंटिंग अपनी पूरी ज़िंदगी में बेची थी। ठीक, अब देखिए कि वान गो की पेंटिंग किसने खरीदी थी? तो इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर गैचेट ने खरीदी थी। किसने? डॉक्टर गैचेट ने खरीदी थी। किस चित्रकार ने अपनी पत्नी को अपना कान काट कर दिया था? तो वान गो ने अपना कान काटकर अपनी पत्नी को दिया था। देखो कि वान गो के जीवन पर आधारित पुस्तक का क्या नाम है? तो वान गो के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम लास्ट फॉर लाइफ। क्या? लास्ट फॉर लाइफ। ठीक, डॉक्टर गैजेट का व्यक्ति चित्र किसने बनाया था? तो इसका जो आंसर है वो है वान गो ने बनाया था। किसने? वान गो ने बनाया था। गारदान अर्थात बगीचे, गारदान को बगीचे के नाम से जानते हैं। तो गारदान का दृश्य किसने चित्रित किया? क्या गारदान का दृश्य किसने चित्रित किया? तो इसका जो आंसर है वो है वान गो ने ही चित्रित किया था। मूर्ले रूज क्या है? तो मूर्ले रूज मदिरालय है। क्या है? मदिरालय। अब देखिए कि मूर्ले रूज कहाँ है? क्या? मूर्ले रूज कहाँ है? तो वो है कहाँ? फ्रांस में है। ठीक, अब देखो कि किस चित्रकार ने पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? तो इसका जो आंसर है वो है वान गो ने पागल होकर आत्महत्या कर ली थी। पॉल गॉग का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म 1848 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। कहाँ? 1848 में पेरिस में हुआ था। पॉल गॉग की कला किस शैली को प्रेरणा मिली? क्या? पॉल गॉग की कला से किस शैली को प्रेरणा मिली है? तो इसका जो आंसर है वो है भाववाद या जंगलवाद शैली को प्रेरणा मिली है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है, इतिहास किसका कार्यक्षेत्र है? तो इसका जो आंसर है वो है पॉल गॉग का कार्यक्षेत्र है। पॉल गॉग का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? तो वो है पीला ईसा का चित्र था। कौन था? पीला ईसा का चित्र था। अब हम देखते हैं क्या, फांसीवाद या भाववाद या जंगलवाद। तो जंगलवाद का नेता चित्रकार कौन था? तो इसका जो आंसर है वो है हेनरी मातिस था। हेनरी मातिस का जन्म कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में ला सातो में हुआ था। कहाँ? 1869 में ला सातो में हुआ था। हेनरी मातिस ने प्रथम एकल प्रदर्शनी कब की? तो 1904 में की थी। हेनरी मातिस को कौन सा चित्रकार कहा गया है? तो वो है फाबिस्ट चित्रकार कहा गया है। फाव का फ्रेंच भाषा में अर्थ क्या है? फाव का फ्रेंच भाषा में अर्थ क्या है? तो वो है जंगली। क्या है? जंगली। अब देखो कि हेनरी मातिस की मृत्यु कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। कब? 1954 में। अब हम देखते हैं घनवाद। क्या? घनवाद देखते हैं। ठीक, सर्वप्रथम
घन का अनुभव किसने किया था? तो पाल सेजान ने घन का अनुभव किया था। ठीक, अब देखिए कि घनवाद का पितामह किसे कहा जाता है या कौन है? तो इसका जो आंसर है वो है पिकासो। ठीक है, कौन है? पिकासो। पिकासो का पूरा नाम क्या है? तो पिकासो का पूरा नाम पाब्लो रूस पिकासो है। क्या है? पाब्लो रूस पिकासो है। पिकासो का जन्म कब हुआ? पिकासो का जन्म 1881 ईस्वी में स्पेन के मलाका नामक जिले में हुआ था। कहाँ? 1881 ईस्वी में स्पेन के मलाका जिले में हुआ था। पिकासो का सर्वप्रथम चित्र कौन सा है जिससे घनवाद का उदय हुआ? तो वो है एबिना की सुंदरियाँ, जिससे घनवाद का उदय हुआ था। घनवाद की शुरुआत कब हुई? तो घनवाद की शुरुआत हुई थी 1907 में हुई थी। कब? 1907 में हुई थी। घनवादियों ने आकृतियों को कैसा रूप दिया है? तो घनवादियों ने आकृतियों को कोणात्मक रूप दिया था। कैसा? कोणात्मक। घनवाद के सभी चित्रों के आकार कैसे होते हैं? तो उनके चित्रों के आकार ज्यामितीय होते हैं। कैसे? ज्यामितीय होते हैं। ठीक, देखिए कि घनवादियों को क्या कहा जाता है? तो घनवादियों को रूप का कातिल कहा जाता है। ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड के लिए पिकासो प्रसिद्ध है। कौन? पिकासो। घनवाद को कितने भागों में बांटा गया है? तो घनवाद को 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में बांटा गया है। पहला संश्लेषणात्मक और दूसरा विश्लेषणात्मक। संश्लेषणात्मक घनवाद क्या है? तो संश्लेषणात्मक घनवाद, इसमें ज्यामितीय आकारों को बनाया जाता है। इसके जनक पिकासो ही थे। कौन? पिकासो। अब देखते हैं विश्लेषणात्मक घनवाद क्या है। तो इसमें वस्तुओं को चिपकाकर बनाया जाता है। क्या? वस्तुओं को चिपकाकर बनाया जाता है। आज के युग में इस कला को क्या कहते हैं? तो आज के युग में इस कला को कोलाज कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाज। कोलाज पेंटिंग के जन्मदाता कौन है? तो कोलाज पेंटिंग के जन्मदाता जॉर्ज ब्राक हैं। घनवाद के चित्रकार कौन कौन हैं? तो घनवाद के चित्रकार फर्नालेजे और हार्नग्रीस हैं। कौन? फर्नालेजे और हार्नग्रीस हैं। तो घनवादियों में सबसे घनवादी चित्रकार कौन है? तो हार्नग्रीस हैं। कौन? हार्नग्रीस हैं। गणितीय चित्रकार किसे कहा जाता है? तो गणितीय चित्रकार हार्नग्रीस को कहा जाता है। विश्व की अब तक सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग किसकी है? तो वो है पिकासो की। किसकी? पिकासो की पेंटिंग है। पिकासो की इस पेंटिंग का क्या नाम है? तो पाइप पीता हुआ लड़का। क्या? पाइप पीता हुआ लड़का। देखिए क्रिस्टी की नीलामी में ये पेंटिंग कितने की बिकी थी या बिकी है? तो वो है 468 करोड़ रुपए की बिकी थी। पिकासो की अब तक कितनी पेंटिंग नीलामी में बिकी हैं? तो 3515 पेंटिंगें नीलामी में बिकी थी। पिकासो की क्या? पिकासो की कौन सी पेंटिंग चोरी हो गई थी? तो इसका जो आंसर है वो है नेचर मार्थ आनला
सारनाथ। क्या? नेचर मार्क अन्नला सारनाथ। ठीक है। देखिए कि इस पेंटिंग की कीमत क्या थी। तो इस पेंटिंग की कीमत जो थी वो 13 करोड़ रुपए थी। कितनी? 13 करोड़ रुपए थी। विश्व की सर्वाधिक महंगी 10 पेंटिंग में पिकासो की कितनी पेंटिंग है? तो पिकासो की 4 पेंटिंग्स हैं। कितनी? 4 पेंटिंग हैं। अब देखिए कि बुद्धिमान जीनियस किसे कहा जाता है। तो बुद्धिमान जीनियस पिकासो को कहा जाता है। किसे? पिकासो को कहा जाता है। गवेर्निका चित्र किसने बनाया था? तो पिकासो ने बनाया था। किसने? पिकासो ने बनाया था। गवेर्निका कैसा चित्र है? तो वो है भित्ति चित्र है। गवेर्निका चित्र कब बना? तो 1934 में बना था। कब? 1934 में बना था। गवेर्निका चित्र किस रंग के टोन में बना था? तो नीले रंग के टोन में बना था। गवेर्निका चित्र में कौन सा भाव दिखाई देता है? तो वो है भयानक और आतंक भाव दिखाई देता है। कैसा? भयानक और आतंक भाव दिखाई देता है। जॉर्ज ब्राक का जन्म कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में अर्जेंतुआल में हुआ था। कब? 1882 ईस्वी में अर्जेंतुआल में हुआ था। अब हम देखते हैं अभिव्यंजनवाद। क्या? अभिव्यंजनवाद। अभिव्यंजनवाद क्या है? तो अभिव्यंजनवाद क्या है? तो अभिव्यंजनवाद का संबंध अभिव्यक्ति से है। यहाँ पर आकृतियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। ठीक। अभिव्यंजनवाद का उदय कहाँ से हुआ है? तो वो हुआ था जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से हुआ था। अभिव्यंजनवाद के पितामह कौन माने जाते हैं? तो वान गो और एडवर्ड मुक माने जाते हैं। एडवर्ड मुक की कला किस वाद का प्रारंभ हुआ है? क्या? एडवर्ड मुक की कला से किस वाद का प्रारंभ हुआ है? तो अभिव्यंजनवाद का जन्म हुआ है। एडवर्ड मुक का जन्म कब हुआ है? तो उनका जन्म 1863 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। कहाँ? जर्मनी में हुआ था। अभिव्यंजनवाद के किस चित्रकार के चित्रों में बीमारी दिखाई पड़ती है? क्या? अभिव्यंजनवाद के किस चित्रकार के चित्रों में बीमारी दिखाई पड़ती है? तो एडवर्ड मुक के चित्रों में बीमारी दिखाई पड़ती है। अभिव्यंजनवाद को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला है डी ब्रुके संस्था है। क्या? डी ब्रुके संस्था है। दूसरा है ढेर ब्लाइडवे राइडर। क्या? ढेर ब्लाइडवे राइडर अर्थात नीला घुड़सवार संस्था है। ठीक। अब देखिए डी ब्रुके के जन्मदाता कौन है? तो इसका जो आंसर है वो है किशनर खिरकनर। डी ब्रुके की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना डिसड्रेन में हुई थी। डी ब्रुके के चित्रकार कौन कौन से हैं? तो वो हैं किशनर, रोडलूप, हेकेल और पेकस्टाइन। वस्तु निरपेक्ष कला के प्रणेता कौन है? क्या? वस्तु निरपेक्ष कला के प्रणेता कौन है? तो इसका जो आंसर है वो है कांडिंस्की। कौन थे? कांडिंस्की। डी ब्रुके का चित्र किसने बनाया है? तो किशनर ने बनाया था। ढेर ब्लाडवे राइडर के जन्मदाता कौन है?
तो कंडेंसकी थे। कौन थे? कंडेंसकी। ढेर ब्रॉडवे राइडर की स्थापना कहाँ हुई? तो म्यूरिख में हुई थी। कहाँ? म्यूरिख में हुई थी। कंडेंसकी का जन्म कब हुआ था? तो कंडेंसकी का जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। ढेर ब्रॉडवे राइडर संस्था के ग्रुप के सदस्य कौन थे? तो इसका जो आंसर है वह है एडवर्ड मुंक, कंडेंसकी और पॉल कली थे। अब देखिए कि ढेर ब्रॉडवे राइडर चित्र किसने बनाया है? तो कंडेंसकी बनाया था। किसने? कंडेंसकी ने बनाया था। अमूर्त कला के जन्मदाता कौन थे? तो कंडेंसकी थे। कौन थे? कंडेंसकी। अमूर्त अभिव्यंजनवाद के जनक कौन थे? तो वो थे कंडेंसकी। सर्वप्रथम आकृतियों को किसने खत्म किया? तो कंडेंसकी ने खत्म किया था। किसने? कंडेंसकी ने खत्म किया था। पॉल कली का जन्म कब हुआ था? तो पॉल कली का जन्म 1879 में जर्मनी में हुआ था। कहाँ? 1879 में जर्मनी में हुआ था। ठीक। अब देखिए अभिव्यंजनवाद के किस कलाकार का ध्यान कला के गणितीय तत्व की ओर था? तो वो है पॉल कली। कौन थे? पॉल कली। देखिए साथ ही देखते हैं कि पॉल कली ने अपने जीवन काल में लगभग कितनी कलाकृतियों का निर्माण किया था? तो उन्होंने किया था 9000 कलाकृतियों का निर्माण किया था। अब देखिए किरणवाद या रस्मवाद। क्या? किरणवाद या रस्मवाद। किरणवाद का उदय कहाँ हुआ है? तो इटली में हुआ था 20वीं शताब्दी में। देखो रस्मवाद के कर्णधार कौन माने जाते थे? तो मिखेल लेरियोनोद माने जाते थे। कौन? मिखेल लेरियोनोद माने जाते थे। प्रकाश पुंजों की विशेषता किस कला में है? तो वो है रस्मवाद में है। प्रकाश पुंजों का दूसरा नाम क्या है? किरणवाद है। क्या? किरणवाद। देखो किरणवाद में प्रकृति दृश्यों व मानवाकृतियों को किसके समान चित्रित किया गया है? तो कीड़ों के समान रेखाओं से चित्रित किया गया है। ठीक। अब हम देखते हैं अगला जो है प्रश्न वो आर्फिज्म से संबंधित है। ठीक। आर्फिज्म के जन्मदाता कौन थे? तो रॉबर्ट डिलाने थे। आग का दहकता हुआ गोला किस शैली में चित्रित है? तो आर्फिज्म शैली में चित्रित है आग का दहकता हुआ गोला। इस चित्र में किन रंगों का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है? तो लाल व पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए कि दादावाद। क्या? दादावाद। दादावाद का अर्थ क्या है? तो झूलने वाला लड़की। क्या? झूलने वाली लड़की का घोड़ा बनी बनाई कला है। ठीक। अब कला का दुश्मन किस कला को कहा जाता है? तो दादावाद को कला का दुश्मन कहा जाता है। आज के युग में बनी बनाई क्या? आज के युग में बनी बनाई कला क्या है? तो वो है इंस्टॉलेशन है। बनी बनाई कला को इंस्टॉलेशन कहते हैं। ठीक है। आप देखते हैं अगला जो प्रश्न है दादावाद का जन्म कहाँ हुआ है? तो दादावाद का जन्म 1916 ईस्वी में ज्यूरिख में हुआ था। कहाँ? 1916 ज्यूरिख में हुआ था। दादावाद के प्रमुख विचारक कौन थे? तो दादावाद के प्रमुख विचारक रोमानियन कवि ट्रिस्टान तेसारा व जर्मन साहित्यकार हुगो बॉल थे। दादावाद का श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो मार्शल दुशान था।
मार्शल धुनसांग कहाँ के थे? तो वो थे इंग्लैंड के थे। दादावाद का दूसरा श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो पिकाविया था। दादावाद का उदय किस लिए हुआ था? तो कला का अंत करने के लिए हुआ था। पॉल सेजान, क्या पॉल सेजान को बंदर के रूप में किसने चित्रित किया है? तो मार्शल धुनसा ने किया था। जीने से उतरती हुई नग्नाकृति किसने प्रदर्शित किया? तो मार्शल धुनसा ने प्रदर्शित किया था। फव्वारा शीर्षक किसने चित्रित किया? तो मार्शल धुनसा ने चित्रित किया था। अब हम देखते हैं पाप कला, क्या पाप कला। पाप कला कैसी कला है? तो पाप कला एक अमूर्त कला है। पाप कला का उदय कहाँ हुआ है? पाप कला का उदय इंग्लैंड में हुआ था। पाप कला के जन्मदाता कौन थे? तो एंडी बरहोल थे। कौन थे? एंडी बरहोल। पाप कला के विषय क्या थे? तो विज्ञापन चित्र, चलचित्र पट, अवकाश संचार आदि। ठीक। पाप कला का उद्भव कब हुआ है? तो 1952 ईस्वी में पाप कला का उद्भव हुआ था। आप कला और नेत्री कला। तो आप कला का उदय कहाँ हुआ? तो वो हुआ था अमेरिका में हुआ था। कहाँ? अमेरिका में हुआ था। आप कला कैसी कला है? तो वो है अमूर्त कला। आप कला के जन्मदाता कौन थे? तो विक्टर वसावली थे। आप कला किस पर आधारित है? तो दृष्टि भ्रम पर आधारित है। किस पर? दृष्टि भ्रम पर आधारित है। आप कला क्या है? आप कला, इसमें ज्यामितीय आकार, क्या? इसमें ज्यामितीय आकार के छोटे छोटे टुकड़ों को पच्चीकारी के समान पूरे चित्रभूमि पर अंकित कर उन्हें इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि झिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं। यही दृष्टिभ्रम आप कला और नेत्री कला है। अब देखते हैं कंप्यूटर कला, क्या? कंप्यूटर कला देखते हैं। कंप्यूटर कला, ठीक। कंप्यूटर कला में हम देखते हैं कि आज के समय में, क्या? आज के समय में कौन सी कला सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो वो है कंप्यूटर कला। कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? तो अमेरिका के चार्ल्स क्यूरी हैं। अब देखिए एक्शन पेंटिंग, क्या? एक्शन पेंटिंग, ठीक। तो एक्शन पेंटिंग का जन्म कहाँ हुआ है? तो वो हुआ था अमेरिका में। एक्शन पेंटिंग के जन्मदाता कौन है? तो जैक्सन पोलॉक हैं एक्शन पेंटिंग के जन्मदाता। प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैक्सन पोलॉक कहाँ के थे? तो वो थे जर्मनी के थे। कहाँ के? जर्मनी के थे। आमरी शो कहाँ हुआ था? तो हुआ था अमेरिका में, आमरी शो हुआ था। देखिए कि अमेरिका की सबसे बड़ी चित्र प्रदर्शनी कब लगी थी? तो इसका आंसर जो है 1913 ईस्वी में लगी थी। इस प्रदर्शनी में लगभग 2000 पेंटिंग थी। कितनी? 2000 पेंटिंग थी। आमरी शो प्रदर्शनी में किसके चित्रों की सबसे अधिक प्रशंसा हुई थी? तो मार्शल धुनसा के चित्रों की सबसे अधिक प्रशंसा हुई थी। यह चित्र था जीने से उतरती हुई अर्धनग्नाकार आकृति थी। शिक्षा दौरे क्या थी? तो एक चित्र प्रदर्शनी थी। ठीक, क्या थी? चित्र प्रदर्शनी थी। अब हम देखते हैं भविष्यवाद।
भविष्यवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था इटली में। भविष्यवाद के प्रेरणा कौन थे? तो कवि मारिनियंती थे। भविष्यवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो वो था समयावच्छेद था। क्या था? समयावच्छेद। कौन सी कला गति पर आधारित थी? तो भविष्यवाद पर। ये गतिमान आकृतियों के लिए प्रसिद्ध थी। क्या? भविष्यवाद। धुआं चित्रण की शुरुआत किसने की थी? तो पालेन ने की थी। पालेन कहाँ का था? तो वो था इंग्लैंड का था। कहाँ का? इंग्लैंड का। अब देखो सर्वोच्चवाद। क्या? सर्वोच्चवाद। सर्वोच्चवाद का उदय कब हुआ? तो 1913 ईस्वी में मॉस्को में हुआ था। सर्वोच्चवाद के प्रेरणा कौन थे? तो काश्मीर मालेविच थे। कौन थे? काश्मीर मालेविच थे। अब काश्मीर मालेविच के सौंदर्य शास्त्र का दार्शनिक विचार क्या था? तो इसका जो आंसर है विशुद्ध ज्यामितीय आकारों की सर्वोच्चता। क्या था? अब देखते हैं संरचनावाद। क्या? संरचनावाद। संरचनावाद के प्रणेता कौन थे? तो नोम गाबो तथा पेप्सनर। कौन? नोम गाबो तथा पेप्सनर थे संरचनावाद के प्रेरणा। देखिए संरचनावादी कला का आरंभ किन कलाकारों ने किया था? तो रशियन कलाकार आर्किफेंको व व्लादिमीर टाटलिन ने किया था। अब देखते हैं कि संरचनावादी कला की रचना कैसे की जाती है। क्या? संरचनावादी कला की रचना कैसे की जाती है? तो इसमें कांच, प्लास्टिक, धातु की चादर, नली, तार जैसे वस्तुओं से त्रिमित युक्त रचना की जाती है, जिसे जमीन पर रख सकते हैं या फिर छत पर लटका सकते हैं। ठीक। साथियों आज इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले दिन नए चैप्टर के साथ। आपको रीता प्रताप की बुक से एक एक करके PDF बना के भेजता रहूँगा, आप देखते रहिए। ठीक। आज इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले दिन नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक्स।